हरित गृह प्रभाव क्या है? पृथ्वी के निचले भाग के अंदर क्या है? सौरमंडल के अंदर क्या है? पृथ्वी सौरमंडल के अंदर क्या पाई जाती है? CO2 की एक लेयर और अन्य गैसों की, जिसे के सूर्य से आने वाली सनलाइट आप तो जाती है कम तरंग दैर्घ्य की, लेकिन अधिक तरंग दैर्घ्य के कारण इस लेयर के कारण यहाँ पे क्या कर ली जाती है? अवशोषित कर ली, जिसके कारण क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव पड़ता है। सामान्य तापमान कितना होता है पृथ्वी का? 15 सेल्सियस, लेकिन अगर हरित गृह प्रभाव नहीं हो तो कितना हो जाएगा? -19 सेल्सियस। किसका तापमान हो जाएगा? पृथ्वी का। यही है। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? ग्लोबल वार्मिंग सौरमंडल पृथ्वी के निचले भाग के अंदर क्या हो जाना? तापमान का बढ़ जाना, उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें औसत तापमान कितना है तो पृथ्वी का 15 सेल्सियस। अगर ये होता है हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो कितना होता? माइनस। फिर होता है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को एक दिन में हो सकता है क्या? नहीं। अरे 100 वर्षों में होने वाला परिवर्तन, उसको क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन। क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी का औसत तापमान 15 सेल्सियस, अगर इस पर हरित गृह प्रभाव नहीं हो तो -19 सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैसों के कारण एक तो प्राकृतिक कारण है, एक मानवजनित कारण है। एक तो जिनमें CO2, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, और इसके अंदर जल CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोट्रोनिक और HFC। ग्रीन हाउस गैसों को प्रभावित करने वाले जिम्मेदार क्षेत्र कौन है? एक तो कृषि क्षेत्र है, जिसको कहते हैं 24%। ऊर्जा क्षेत्र कितना है? 25%, जो सबसे ज़्यादा है। फिर इंडस्ट्रियल 21%, ट्रांसपोर्टेशन 14% है। और जो ये ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में निवास के स्थान ये थे, याद करना ना। और कार्बन को उत्सर्जन करने वाले देशों का घटता क्रम चीन के अंदर कितना है? 30%, और अमेरिका के अंदर कितना होता है? 15%, यूरोपियन यूनियन का 9% और भारत का 7%। PDF उसके ऊपर भेज दूंगा, फिर लिख लेना। ब्लैक कार्बन क्या होता है? ये क्या होते हैं? ठोस कण के क्या होते हैं? एरासोल होते हैं, जो आंशिक दहन से, किसके? ईंधन के आंशिक दहन से क्या होता है? बर्फ उसके अंदर जम जाता है। किसके? बर्फ के ऊपर या कहीं पर। बर्फ के ऊपर जमने से बाद में क्या होता है? उष्णता, जो ऊष्मा और सनलाइट को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? तापमान। बर्फ के अंदर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलने से क्या होंगे? ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या हो गया? समुद्रों के अंदर क्या जल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ने से क्या हो जाएंगे? जलीय जीवों की हत्या हो सकती है और बाद में बाढ़, ये सारी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। फिर ब्राउन कार्बन, ये क्या होते हैं? एक कार्बनिक एरासोल होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक एरासोल होते हैं, जो क्या होते हैं? सब जगह क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जो वायुमंडल में साथ तापमान के अंदर क्या करते हैं? जो ऊष्मा का क्या करेंगे? अवशोषण क्या है? तापमान बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये भी क्या होते हैं? जो मतलब विलय कार्बन की तरह होते हैं और प्ले कार्बन की तरह आंशिक दहन से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। वैश्विक उष्णता क्या होती है? जब पृथ्वी के अंदर क्या जाए? जलवायु के अंदर 2 सेल्सियस क्या हो जाए? तापमान बढ़ जाए, जिससे क्या कहते हैं? वैश्विक उष्णता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्विक। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या होते हैं? इसके कारण हिम की चोटियाँ पिघल जाना और समुद्रों का स्तर बढ़ना, लू चलना, वर्षा का टाइम पे नहीं होना, और वन का क्या हो जाना? कटाई हो जाना, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया? 1972। इसकी वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सम्मेलन, मानव पर्यावरण विकास सम्मेलन। इसके अंदर 1972 के अंदर क्या किया गया? UNP की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कब किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम क्या गया? ये कब किया गया? 1972 के अंदर। इसकी ये क्या कहता है? सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर देता है? इंक्रीज, बढ़ावा देता है, एनहांस करता है और प्रोटेक्ट करता है। किसको? पर्यावरण को। पर्यावरण को संरक्षण का कार्य करता है। इसकी जो नैरोबी और केन्या के अंदर क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या के अंदर मुख्यालय। और इसके अंदर क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्टॉकहोम बाद के अंदर क्या है? जारी किया गया? जो लास्ट के अंदर क्या जारी किया था? स्टॉकहोम घोषणा। स्टॉकहोम हुआ तो उसके अंदर क्या किया गया? स्टॉकहोम घोषणा पत्र, जो क्या है? पर्यावरण संरक्षण का मैग्ना कार्टा। क्या है? मैग्ना कार्टा, जिसके अंदर ये कब जारी किया गया था? 5 जून को ये सम्मेलन जारी किया गया था। इस दिन को क्या कर दिया? विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। इसके अंदर इंदिरा गांधी ने क्या की? शिरकत की। यह सम्मेलन कब हुआ? 1992 के अंदर। क्या हुआ?
रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992 के अंदर। इसके अंदर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 172 लोगों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। इसके जो आधिकारिक नाम है वो क्या है? मानव पर्यावरण सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सम्मेलन। क्या? मानव विकास सम्मेलन ही है क्या? पर्यावरण विकास सम्मेलन। वो ऊपर वाला क्या है? पर्यावरण विकास। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, UNCD। क्या है? UNCD कब किया गया? 1972 के अंदर। क्या है? 1992 के अंदर। क्या है? 1992 के अंदर। कौन सा? रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। इसमें पूरी पृथ्वी को क्या माना गया? एक पृथ्वी है। इसकी राजनीतिक बाउंड्रियाँ क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूरी पृथ्वी क्या है? एक है। क्या है? पूरी पृथ्वी एक है। और इसके अंदर बाद के अंदर जो महत्वपूर्ण जो 3 दस्तावेज जारी किए गए, एजेंडा 21 सिद्धांत पर्यावरण विकास पर रियो सम्मेलन। ऐसे कौन से जो 3 जो कानूनी रूप से बाध्यकारी थे? एक तो UNFCCC और एक UNC और कौन सा? संयुक्त राष्ट्र पर मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए UNCD ऐसे। और एक और क्या था? CBD। CCD है क्या? कौन सा? एक तो CBD है, एक तो ये CBD है, एक क्या है? UNFCCC और UNCCD। ये जो मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र का क्या है? अभिसमय जलवायु परिवर्तन को ये अब 1992 के अंदर क्या है? रियो सम्मेलन। और जिसके अंदर कितने लोग थे? 172। इसके अंदर जो 3 बाध्यकारी से जो बाध्यकारी क्या है? लागू हैं, जो UNFCCC, UNCCD, CBD। और जो बाध्यकारी नहीं है वो क्या है? एक तो एजेंडा 21। ये समझ में आ रहा है कि बाध्यकारी अनबाध्यकारी ऐसे। बाध्यकारी का मतलब ये है जो लीगली बाइंडिंग है। देखो रियो सम्मेलन के अंदर कितने किए गए? 6 समझौते हैं, जिसके अंदर 3 तो क्या है? कानूनी रूप से बाध्यकारी, और 3 क्या नहीं है? कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। ये UNFCCC के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है ना, वो क्या है? कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अगर इन चीज़ों को हम मान नहीं रहे तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? आपको टोका जा सकता है या रोका जा सकता है। सज़ा का प्रावधान है तो वो सज़ा दी जा सकती है। लेकिन इन 3 के अंदर जो चीज़ लिखी है, अगर वो चीज़ हम कर नहीं रहे तो उनके लिए हमें क्या नहीं दी जा सकती? कोई सज़ा या कोई क्या नहीं किया जा सकता? वित्तीय वो नहीं लगाया जा सकता कि तुम इतने पैसे दो, तुमने ये बात नहीं की। लेकिन इन 3 के लिए क्या की जा सकती है? टोका जा सकता है। अगर इन 3 के अंदर 1990 के दशक से 5% क्या करना था आपको? UNFCCC के अंदर ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन करना, लेकिन आपने क्या कर दी? ज़्यादा। तो बाद के अंदर आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है? कोई भी सजा उजा आपको दी जा सकती है, जो इसके अंदर प्रावधान होगा वो। लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है कि 1990 के दशक से क्या करो? क्या कार्बन उत्सर्जन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन आपने क्या कर दिया? ज़्यादा। तो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा बोल नहीं कर सकते। आपकी मॉरल ड्यूटी थी कि आप क्या करें? कम करें, लेकिन आपने किया नहीं तो आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन इसके अंदर तो आपको क्या? अगर सज़ा का प्रावधान है तो सज़ा देंगे। अगर पैसों का प्रावधान है कि आपने इससे ज़्यादा कर दिया तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो देने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है? लीगली बाइंडिंग। क्या है? कानूनी बाध्यकारी। कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी। समझ में आया? फिर UNFCCC कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1992 के अंदर क्या हुआ? UNFCCC। फिर इसके अंदर 50 देशों के अनुमोदन के बाद में कब 1994 के अंदर 21 मार्च 1994 को क्या हुआ? लागू हुआ। ये क्यों किया? ग्रीन हाउस गैसों को क्या करने के लिए? कम करने के लिए जो सम्मेलन बुलाया गया उसे क्या करने के? ये UNFCCC इसलिए हुआ। और जो सबसे क्या है? रियो सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो कौन है? रियो सम्मेलन का UNFCCC। ये रियो सम्मेलन का क्यों है? क्योंकि रियो सम्मेलन के अंदर कितने जारी किए गए? 6, जिनमें 3 तो क्या है? कानूनी रूप से बाध्यकारी, 3 जो कानूनी रूप से बाध्यकारी। जो कानूनी रूप से बाध्यकारी उनमें एक तो UNFCCC, एक UNCCD और एक कौन सा है? CBD। ये क्या है? कानूनी रूप से बाध्यकारी। इनमें भी सबसे जो अच्छा है वो कौन सा है? UNFCCC। ये समझ में आया ये बात? और फिर बाद के अंदर इसका मुख्यालय क्या है? बोन, जर्मनी। इसके अंदर कितने सदस्य हैं? 196 सदस्य हैं। इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 के अंदर लिखा है 197 है, जो एक क्या है मैं बाद में रखूँ। 197 है और एक क्या? यूरोपियन यूनियन है। और इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल, एक तो आर्टिकल 2
इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसों को के उत्सर्जन को किस उस स्तर से रोकना है जिसके अंदर क्या नहीं हो, जलवायु परिवर्तन नहीं हो। इसके अंदर क्या है, पहला क्या है आर्टिकल 2, इसके अंदर क्या है ग्रीन हाउस गैसें है ना, उसके उत्सर्जन को कहाँ तक रोकना है, जहाँ तक क्या नहीं हो, जलवायु परिवर्तन हो, क्लाइमेट चेंज नहीं हो, वहाँ तक क्या करना है, रोकना है, जिससे क्या ना हो, आर्थिक विकास क्या ना हो, बाधित हो ना, बाधित हो, और नहीं हमें जो फूड है, जो उसके फूड चेन के अंदर कोई बाध्यता ना आए, वहाँ तक क्या करना है, रोकना है। किसको, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को, ग्रीन हाउस इमिशन को कब तक रोकना है, जब तक क्या नहीं हो जाए, जहाँ तक क्या नहीं हो, क्लाइमेट चेंज नहीं हो। अरे तुम इतने तो चाहे करो, लेकिन इतना भी क्या मत करो, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मत करो जिससे क्या हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, जिससे क्लाइमेट चेंज का मतलब जो 2 सेल्सियस डिग्री क्या हो जाए, बढ़ जाए, या 2 सेल्सियस डिग्री मतलब इतना बढ़ जाए जिससे बाद में क्या हो जाए, तापमान बढ़ जाए, ग्लेशियर पिघलने लग जाए, बाद के अंदर ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाद में क्या होगा, समुद्रों का क्या होगा, स्तर बढ़ेगा, बाद के अंदर जो मछलियाँ हैं वो मर जाएंगी, जिससे क्या होगा, फूड चेन क्या होगी, बाधित होगा। आधे से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, मछलियों को और इनको खाते हैं, तो फिर बाद के अंदर उनको मछलियाँ कहाँ से मिलेंगी, वो तो क्या हो गई, फिर बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, उष्णता बढ़ जाएगी, और ये सारी चीज़ें वर्षा के अंदर प्राइवेट क्या होगा, जो होगा चेंजमेंट होगा। ये किसके अंदर है, आर्टिकल 2 के अंदर। फिर है आर्टिकल 3, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो यानी विकसित देश और विकासशील देश यानी इसके अंदर लिखा है CBD का कंसेप्ट दिया गया है। हाँ। क्या ये कि CBD CBD कॉमन बट डिफरेंसेस, इसके अंदर क्या है कि सामान्य मतलब वैसे क्या है, वैसे तो सबकी जिम्मेदारी है क्या करना, समान जलवायु परिवर्तन को कम करना या ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, किसकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है वैसे तो, लेकिन फिर भी विकसित देश है उनकी क्या है, ज़्यादा जिम्मेदारी है। क्यों है विकसित देशों की जिम्मेदारी, उन्होंने रीजन भी दिया, विकसित देशों ने ज़्यादा क्या किया, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया, इमिशन किया, तो उनकी क्या है, ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, उत्सर्जन को कम करें, और विकासशील देशों को कम करने के लिए क्या करें, वित्तीय क्या करें, सहायता उपलब्ध करवाएं। 3 है। फिर आर्टिकल 4 कुछ है पूछना है कि इसमें, हाँ, जो BCDR जो है ना, CBD CBDR बस ओनली अच्छा CBDR क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो आगे तो जिम्मेदारी है, CBDR CBD मतलब जिम्मेदारी का तो वो CBDR तो ऐसे ये तुम्हारे लिए बोलने के लिए कॉमन बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, क्या है, जिम्मेदारी कॉमन है लेकिन फिर भी क्या है, अलग जिम्मेदारी है, किन की, विकसित देशों की। क्या है, उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का क्या किया है, इमिशन किया है, जैसे सबसे ज़्यादा इमिशन किया है तो सबसे ज़्यादा कम भी कौन करें, वही करें, और विकासशील देशों को कम करने के लिए क्या दें, वित्तीय सहायता दें, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएं कम करने के लिए। फिर आर्टिकल 4 के अंदर अपनी क्या करो, सामान्य प्रतिबद्धता क्या करो, सुनिश्चित करो, क्या करो, सामान्य प्रतिबद्धता सुनिश्चित करो। महत्वपूर्ण बैठक UNFCCC की कौन सी, एक तो 1995 के अंदर कहाँ पे, जर्मनी के अंदर बर्लिन के अंदर, फिर 1996 के अंदर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, 1997 के अंदर कहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्या है क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसके अंदर क्या किया गया, उन देशों को शामिल किया गया है जिनको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना है, कम करना है। कब से लागू हुआ है, 2005 से लागू हुआ। इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया, अनुसूची 1 के अंदर की उन ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करने वाली गैसों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिनको क्या करना है, कम करना है। वो ग्रीन हाउस गैसें जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट डालती है, उनको क्या करना है, कम करना है। कितनी गैसें हैं, 6, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ये HFC और सल्फ्लोरो। अनुसूची बी के अंदर, अनुसूची बी के अंदर अनुसूची 1 के राज्यों को के लिए क्या किया गया है, कार्बन क्रेडिट की सीमा निर्धारित की गई। अनुसूची बी के अंदर अनुसूची 1 में शामिल सभी देशों के लिए कार्बन क्रेडिट की क्या की सीमा निर्धारित की गई, किसकी सीमा, कार्बन क्रेडिट की। अनुसूची 1 के अंदर क्या जो सभी देश हैं उनके लिए क्या की गई, कार्बन क्रेडिट की सीमा। फिर अनुसूची 1 के अंदर क्या है, जो ये देश है जो क्या कौन से, एक तो सोवियत संघ से अलग हुए देश, एक है बाल्टिक देश वाले, और बाद के अंदर एक है जो यूरोपीय उनके मध्य और पूर्वी जो देश हैं। अब इसके अंदर क्या किया, जो जो ये देश है और ये क्या है, उत्सर्जन ये देशों के लिए क्या करें, उत्सर्जन करना क्या होगा, बाध्यकारी होगा।
इनको उत्सर्जन कम करना क्या होगा, बाध्यकारी होगा, करना ही करना पड़ेगा। इसमें लगभग लगभग कौन से देश आते हैं, 37 देश आते हैं। फिर अनुसूची 2 के अंदर किसको शामिल किया गया है, औद्योगिक रूप से विकसित देशों को क्या किया है, शामिल किया गया है। इनको विकसित औद्योगिक रूप से इनको शामिल किया और क्या करवाएं, विकासशील देशों को क्या करें, आर्थिक सहायता भी कहते हैं, जलवायु प्रदूषण अनुकूलन के लिए क्या करें, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएं। अनुसूची 2 के अंदर किसको शामिल किया गया है, विकसित देशों को, जिनकी जिम्मेदारी क्या है, उत्सर्जन को कम करना, और साथ साथ विकासशील देशों में उत्सर्जन कम कराने के लिए अनुकूलन और समन्वय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएं। गैर अनुसूची 1 के अंदर विकासशील देशों को क्या किया है, शामिल किया है। क्योटो प्रोटोकॉल औद्योगिक रूप से विकसित देश और अन्य जो क्या 37 देश हैं उनके ऊपर क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। कब के उत्सर्जन के स्तर से, 1990 के उत्सर्जन स्तर से 5% क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है। इसके अंदर ये क्या है, और फिर बाद में इस कार्य को प्रथम प्रतियोगिता 2008 से 2012 तक क्या करोगे, कम करोगे। और इसके अंदर कब लागू हो गए, 55% क्या कर देंगे लोग, क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। कौन से, जो कार्बन को उत्सर्जन करते हैं, कितने, 55%। ये कब 1997 में हुआ, लेकिन 55% का साइन कराते कराते कितने दिन लगे, 2008 साल लगे लगभग। 2005 के अंदर जाके क्या हुआ, ये लागू हुआ। और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभाव कम करने के लिए अनुकूलन फंड की क्या की गई, स्थापना। ये अनुकूलन फंड वही है जिसके कारण आगे जाके क्या करेंगे अपन, कार्बन क्रेडिट है ना, कार्बन क्रेडिट से जो पैसे मिलेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, अनुकूलन फंड के अंदर। फिर अनुकूलन फंड वाले कहाँ पे देंगे, जो विकासशील देशों को। वहाँ पे क्या, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं वो वहाँ पे पैसे कौन देगा, अनुकूलन फंड वाले। अनुकूलन फंड वालों के पास कब आएगा, कहाँ से आएगा पैसा, जो विकसित देश जो क्या कार्बन क्रेडिट क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। फिर द्वितीय प्रतिबद्धता, सेकंड कमिटमेंट 2013 से 2020। अब इसके अंदर क्या है, रूस ने, कनाडा ने और जापान ने, न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया, पीछे हट गए। यूएसए भी पीछे हट गया, उन्होंने सिग्नेचर तो किया लेकिन अनुमोदन नहीं किया। ये सारी चीज़ देख के क्या यूएन वालों ने सोचा है कि यार ये तो क्या हो रहे हैं, ऐसे तो सारे देश क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। पता ना अब क्या कर दे, इसको थोड़ा सा लचीला बना दे, जो क्या होंगे, लोग तो इसके अंदर रहेंगे, कम तो करने का प्रयास करेंगे। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, चेंजमेंट किया। एक क्या किया, आईईटी का क्या लेके आए, कंसेप्ट लेके आए, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, कि तुम उत्सर्जन करने के लिए क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। अगर तुम्हें क्या करना है, उत्सर्जन करना है, जिनका कम जो एक तो सबके लिए क्या की डिसाइड की गई, एक तो कार्बन क्रेडिट किया गया था, जिसके अंदर एक एयू के अंदर 1 टन क्या होता था, कार्बन उत्सर्जन कर सकते हो। अब ये 1 टन से आपको एक प्रकार की क्या है, कार्बन क्रेडिट है। अगर आपको 1 एयू से ज़्यादा क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन करना है, तो बाद के अंदर आपको एयू क्या कहाँ से खरीदना पड़ेगा। जैसे ये कितना करता है, ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, ये करता है, कम करता है। अब इसने 1 एयू का क्या कर दिया, कार्बन उत्सर्जन कर दिया। अब ये अपना उद्योग नहीं चला सकता। अब इसको क्या करना है, अगर ज़्यादा करना है तो ये किससे बोलेगा कि तू कहता है तेरी आधी को क्या खर्च करता है, किसको, कार्बन क्रेडिट को। तू तो आधी को खर्च कर पाता है, तू क्या दे दे, मेरे को दे दे, और तू क्या ले ले, पैसे ले ले। तो ऐसा व्यापार क्या होता है, आईईटी के अंदर कार्बन इसके अंदर शामिल किया जाता है। समझ में आएगी। अब ये इससे खरीद लेगा, बाद के अंदर ये इसको पैसे, फिर बाद के अंदर ये इतना उद्योग और चला सकता है जितना खरीदा है कार्बन क्रेडिट उतना। ये एक समझ में इस प्रकार। तो वह देश जो कार्बन उत्सर्जन की तय सीमा से कम, वह अपने बचे हुए कार्बन क्रेडिट को उन देशों को बेच सकते हैं जिसका उत्सर्जन उनकी तय सीमा से ज़्यादा हो रहा है। उनको बेच सकते हैं जो कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं। वो कौन बेच सकते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं। और क्या ले सकते हैं, पैसे। अब पैसे 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो कंसेप्ट है जिम के माध्यम से, एक लेते हैं सीडीएम के माध्यम से। जिम जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 1 वाले देश ही क्या कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट ऑप्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे खरीद सकेंगे, उनमें क्या चल रही है, कोई विकासशील देश के अंदर कोई परियोजना चल रही है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितने पेड़ लगाए, अब वो जितना कार्बन क्या करेंगे, उत्सर्जन को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। उतना उत्सर्जन क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जैसे कि तुम
एक क्या बना दी, ऐसे मान लो गार्डन। कोई भी बना लिया, ऐसे बना लो होदी बना ली, क्या एक होदी। यहाँ पे अब तुम्हारी लिमिट है कि तुम क्या कर सकते हो, एक होदी पानी की क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कितनी, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब तुम करोगे यार कि अब तुम्हारे क्या ज़रूरत हो गई कि मेरे को तो 2 करनी है, क्या करनी है 2, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, समझौता हो रखा है कि तुम 2 अधिक पानी क्या नहीं कर सकते, यूज में नहीं ले सकते। लेकिन आपको आवश्यकता क्या हो रही है, 2 की। आपका उत्सर्जन क्या हो रहा है, ज़्यादा, मतलब आपको पानी की आवश्यकता हो रही है ज़्यादा। आप कर सकते हो 1, तो जैसे एक ओदी कौन कर सकता है, सोनू कर सकता है 1 यूज, एक कौन कर सकता है, विकास कर सकता है। अब सोनू क्या करता है, एक ओदी से ज़्यादा क्या करता है, पानी यूज करता है। अब ये यूज वैसे कर नहीं सकता, अब लेकिन इसको यूज करना है तो ये क्या कर जाए, विकास आधी कर पाता है, क्या आधी पानी ओदी की क्या लग सकता है, क्या है यूज करता है ना। अब ये जाएगा विकास, सोनू जाएगा विकास के पास है, प्रोड्यूस भी ज़्यादा करता है विकास, ज़्यादा हाँ। प्रोड्यूस भी करता है। नहीं प्रोड्यूस ज़्यादा क्यों करेंगे, तो जितना करेगा उतना ही कम होगा। वो तो देश पे डिपेंड करता है ना कि मैं कितना ट्रेंड हाँ उत्सर्जन ज़्यादा होगा, हम लोग ऐसा तो वो, लेकिन ये ऐसा ये भी विकसित हो, इसमें क्या है, अनुसूची 1 वाले अनुसूची 1 वाले हैं, उनकी सेम क्या है कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि वो तो ज़्यादा कर लेंगे, वो जो संक्रमण से गुजरे लगभग उनकी एक ही व्यवस्था होती है। अब इसको क्या करना है, 1 से ज़्यादा यूज में लेना, किसको, सोनू को। ये विकास के पास गया कि भाई तू क्या करता है, आधी पानी क्या करता है, यूज करता है ओदी का, ये आधा पानी क्या दे दे, मेरे को दे दे। अरे इसके बदले में क्या ले ले, पैसे ले ले। अब इसने पैसे ले लिए, किसने, विकास ने, और आधा पानी किसको दे दिया, सोनू को दे दिया। अब सोनू क्या कर सकता है, 1.5 कर सकता है। अगर उसको 2 की आवश्यकता है तो फिर किसी और के पास जा सकता है, जैसे यहाँ पे कल्याण था, वो भी क्या करता है, आधी पानी यूज करता है, किसकी, तो फिर ये इसके पास गया कि यार तू क्या ले ले, आधी का पैसे ले ले और ये मेरे को दे दे। अब ये 2 क्या करने लगा, यूज करने लगा। ऐसे अगर तेरे को जितना एमिशन करना है वहाँ से क्या तू खरीदता जा और करता जा। अब ये क्या करेंगे, इस पैसों को डायरेक्ट ये लेके नहीं रखेंगे कि हम तो पैसे मिल गए यार, आहा क्या पैसे मिल गए अब तो मेरे हमारे हैं। इन पैसों को तुम जेब में नहीं रख सकते। विकास ने जो सोनू ने जो पैसे दिए उनको कहाँ पे लगाना होगा, किसी जहाँ से तुम पानी आ रहा ना वहाँ से उनको देना होगा, जहाँ से पानी आता ना उनको देना होगा। अब जैसे अगर अपन कार्बन क्रेडिट की बात करें तो कार्बन उत्सर्जन के लिए कोई प्रयोजन नहीं चल, जैसे कार्बन का अवशोषित कौन करता है, पेड़ पौधे हैं ना, वो कार्बन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब जितने आधे पैसे आए उनको यूज करो पेड़ पौधे लगाने के अंदर। अब पेड़ पौधे लगाओगे तो बाद के अंदर क्या करेंगे, वो कार्बन, जब सोनू अब यूज करा तो सोनू क्या करेगा, कार्बन का उत्सर्जन करेगा। जैसे कार्बन का उत्सर्जन करेगा तो बाद के अंदर यहाँ पे ये कार्बन पेड़ ज़्यादा होंगे तो उसका क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। ऐसे समझ में आएगी, यही है। और एक आइडिया ही तो होता है कि कितना अवशोषण हो रहा है, कितना वो पता है। हाँ आइडिया होता है। हाँ मेरे को 2 थी पानी की यूज करनी है, मैंने आधी से ले ली, आधी से ले ली, एक मेरे पास थी, तो मेरे पास एक थी, उस पर मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। ना ना वो तो तेरे को फ्री में मिली है, खुद कर रहा है कि एक ऐसा है कि तू एक होदी पानी की जब तक यूज करता है तब तक तो तू फ्री के अंदर कर। जैसे अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया, वो एक बार सुन, राजस्थान सरकार ने अभी मैं सुना दूँ, राजस्थान सरकार ने भी क्या किया कि 200 यूनिट तक तो क्या करो तुम फ्री बिजली को यूज करो, लेकिन जैसे तुम 200 से ऊपर क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसका क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे एक होती तो तू क्या करे, यूज कर, लेकिन जैसे तेरे को 1 से ज़्यादा करना है पैसे दे। और वो पैसे किसी ये विकास रखेगा नहीं, उनको किसी प्रयोजना में लगा जिससे क्या हो, कार्बन उत्सर्जन कम मतलब अवशोषित कर पाए। राजस्थान सरकार की स्कीम ऐसे थी कि 200 तक तो आप फ्री यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही 200 से ऊपर करोगे तो वो पूरे का देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, तो ऐसी कोई बात मतलब वो समझने के लिए बता रहा हूँ। 200 के लिए लगते गवर्नमेंट हैं। की स्कीम डॉलर से हाँ मतलब ये समझने के लिए बोले, ये तो मेरे को ही पता है, हमने बिल भरा है 8,000 का। वो नहीं लगते हैं यार, 100 रुपये। अरे बिजली कम यूज करवा दिया या स्कीम ले गई है। वो तो ऐसा है कि तुम ये डराने के बिजली लिए, को कहाँ जा रहे हो, पहले इसका समझो ना यार, बिजली किस लिए जा रहे हो पहले। मैंने तो किस लिए समझाने, तो कैसे भी हो सकती, वो तो समझाने के लिए बोला है कि ये समझने के मतलब लिए बोला है, बिजली में समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ऐसे बोला। पानी की बहुत देर जा रहे हो। अब ऐसे है समझने कि के लिए इनको बोला। पता ही नहीं कि हम जो ठेठ से पैसे लगते हैं तो हैं
तो क्या है, ऐसा पता थोड़ी था, तो मैंने बताया वैसे तो याद हुआ तुम्हें। अब इस गेम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस ओनली ये करने के लिए, एग्जांपल देने के लिए कि ज़्यादा जो इफेक्टिव तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। आया नहीं आया, बस ये है समझ में आया? बता कहीं कैसे क्या करेगी वही थे तो आए मतलब इकन ले सके थे, मतलब जो खुद की और दीजिए। ले सके हाँ और अगर पाजे अभी जो पीसा देखो ना यो जना यो भी पर्यावरण एक में हाँ, लग पेड़ पौधा का ऐसे प्रयोजन हम लगाओगे जिनसे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन क्या है उसके अवशोषित हो उसके। अगर वो कार्बन उत्सर्जित कर रहा है तो ऐसी कोई प्रयोजन लगाओ जिसके अंदर कार्बन उत्सर्जित हो रहा है उसको क्या कर सके, अवशोषित कर सके। ऐसे नहीं पैसे लेते हुए क्या बन जाए, क्या अपन तो अब कोई उद्योग, उसको किसी भी देश को क्या मिली है, कार्बन क्रेडिट मिली हुई है, और वो उद्योग तो उनके इतने चलते नहीं। अब उनके कार्बन क्रेडिट पैसे मतलब बेच के क्या ले ले, पैसे ले ले और क्या हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना, पैसे ले रहे हो उनको क्या करना है, प्रयोजनाओं के अंदर लगाना है, ऐसे मतलब उनको निजी उपयोग के नहीं लेना। फिर CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसमें अनुसूची 1 वाले गैर अनुसूची 1 से क्या खरीद सकते हैं, कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं, और उसके अंदर प्रयोजनाओं के क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और जैसे निवेश करेंगे फिर बाद के अंदर। अब देखो CDM प्राप्त करता देश कौन है सबसे ज़्यादा, चीन 60%। 60% क्या करता है CDM। अब ये CDM क्यों प्राप्त कर रहा है चीन? आप ऐसे सोच रहे हो कि चीन तो वैसे खूब उत्पादन करता है, चीन तो खूब उत्पादन करता है, तो वो तो उसको तो कार्बन क्रेडिट खरीदनी चाहिए, और ये क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो ऐसा है, चीन क्या चलाता है, ज़्यादा ये चलाता है, योजना चलाता है पेड़ पौधों के लगाने की, ये लगाने की। तो CDM ऐसे होते हैं कि कार्बन ये उत्सर्जित करता है, उससे ज़्यादा क्या लगा देता है, पेड़ पौधे नहीं लगाते थे। फिर बाद के अंदर, अब जैसे भारत के अंदर खूब जगह है, हम भी क्या लगा देते हैं, पेड़ पौधे लगा लेते हैं। जैसे हमारे को क्या देते हैं, कार्बन क्रेडिट हमसे खरीद लेते हैं ऐसे कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे और उनके उपज के अंदर उनको कार्बन क्रेडिट मिल जाती है। ऐसे ब्राज़ील के अंदर 7%। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे रही है, मतलब योजना कौन चलाता है, चाइना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कागजों के अंदर ही योजना चला दी जाती है। जैसे कभी कभी सड़क, मतलब कागजों के अंदर ही क्या बन जाती है, सड़क बन जाती है ना। उस प्रकार से चाइना वाला क्या कर देता है, कभी कभी तो कागजों के अंदर ही क्या लगाता है, पूरा वन लगा देता है कि मैंने पूरा वन लगा दिया है 500 बीघा के अंदर। तो इसलिए वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा कौन प्राप्त करता है, CDM को। CDM क्या था, एक अनुकूलन फंड था जिसके अंदर क्या आते हैं, पैसे आते हैं। उनका सबसे ज़्यादा पैसे कौन ले रहा है, चीन ले रहा है। और फिर बाद में कौन ले रहा है, भारत ले रहा है 14%। ब्राज़ील कितना ले रहा है, 7%। समझ में आएगी। फिर अब COP13 बाली इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया के अंदर जो इंडोनेशिया का शहर है कौन सा, बाली क्या है, उसकी राजधानी भी है क्या? तो ये कब हुआ, 2007 के अंदर। अब अपन COP13 क्यों पढ़ रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद के अंदर जो भी COP हुए उनमें इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हुई। वो आए, समोसे वमोसे खाए उन्होंने उस दिन, और बाद में क्या कि हाँ चल ठीक, सही चल रहा है। लेकिन COP13 के अंदर क्या हुआ कि थोड़ा बहुत अब क्या करना पड़ेगा, चेंजमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, 2008 के अंदर क्या है, प्रथम प्रतिबद्धता क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। पहले प्रतिबद्धता क्या हो रही है, यहाँ से लागू हो रही है, तो उसके लिए क्या करना, रोड मैप ये बनाना, फिर ये सारी चीज़ें। तो इस सम्मेलन में जो कार्य योजना तैयार की गई उसे बाली एक्शन प्लान कहते हैं, बाली रोड मैप के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में अब देखो सीधी सी बात है, इस सम्मेलन में जो भी कार्य योजना क्या हुई, तैयार हुई, उसे क्या कहते हैं, बाली एक्शन प्लान, बाली रोड मैप, बाली रोड मैप, बाली एक्शन प्लान किसे कहते हैं जी। यहाँ पे जो भी क्या हुआ, रोड मैप तैयार हुआ, आगे की क्या दिशा निर्देश कैसे कार्य करेंगे, वो चीज़ें तैयार होना क्या बोला, बाली एक्शन प्लान। इस सम्मेलन में मुख्य उद्देश्य वर्ष 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल के समाप्त होने के बाद एक नए जलवायु परिवर्तन समझौतों को क्या करना था, लागू करना था। कि 2012 के अंदर क्या होगा, क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब अगली प्रतिबद्धता को क्या करना है, लागू करना है। तो उसमें क्या समझौते करना है, वो उसके लिए क्या किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल के समाप्त होने के बाद नए जलवायु परिवर्तन समझौतों को क्या करना, लागू करना। क्या करना, लागू करना। 2012 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर बाद में नया जलवायु परिवर्तन समझौता बनाना, उसके लिए क्या करना है, वो लागू करने के लिए क्या इसकी वो है।
इस कार्य हेतु विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य सहमति बनाना तथा नया समझौता 2009 में कोपेनहेगन में होने वाले सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। अब क्या किया जाए, अब लोग तो जो विकासशील देश जैसे कनाडा हुआ, यूएसए हुआ और जो न्यूजीलैंड हुआ, जापान हुआ, ये इससे क्या बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। अब इनके ऊपर दोनों विकसित और विकासशील देशों के अंदर सहमति बनाओ कि आ जाओ यारो टेबल पे बैठो और इसके अंदर शामिल हो। हम इसको थोड़ा बहुत लचीला तो बना ही रहे हैं, अब तुम क्या हो लेकिन इसके अंदर शामिल तो, कार्बन को तो सब कम करो। तुम ऐसे पीछे हट जाओगे तो तुम अपने हिसाब से क्या करोगे, कार्बन उत्सर्जन करने लगोगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज से क्या होंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे और बाद में अपने ऊपर ही क्या होंगे, इम्पैक्ट पड़ेंगे। और जो द्वीपों के अंदर रहते हैं वो तो मतलब पूरे देश ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसे होता है जैसे चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, अब क्या हुआ, समुद्र का तल बढ़ा तो वाद के अंदर वो भी समुद्र के अंदर ही आ जाएगा। तो ऐसे देश तो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो यार टेबल पे क्या करो, बैठो, विकसित और विकासशील देशों के अंदर क्या बनाना, सहमति बनाना। और जो समझौता बनाया जाएगा वो 2009 के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कहाँ पे, कोपेनहेगन के अंदर। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में होने वाले सम्मेलन को प्रस्तुत किया जाएगा। अतः कोपेनहेगन में प्रस्तुत किए जाने वाले समझौते पर सभी देशों के मध्य सहमति बनाने हेतु किए जाने वाली बाली वरीयता के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिसे बाली रोड मैप कहा जाता है। इसके अंदर क्या कहा गया कि कोपेनहेगन के अंदर जो क्या किया जाएगा, जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, अब उस प्रस्ताव के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे, उनके बीच के अंदर क्या करना, सहमति बनाना कि कोपेनहेगन के अंदर प्रस्तुत क्या किया जाएगा, एक समझौता जिसके अंदर हम सब शामिल होंगे। अब इसके अंदर ये विकास मना कर रहा है कि मैं तो उसके अंदर नहीं हूँगा, ये विकसित देश वाला, ये विकासशील देश वाली है कि मैं ना, सुमन बोल रही है कि मैं भी नहीं होंगी। अब इसका मतलब उद्देश्य क्या है, हम सारे मिलके बैठ के क्या करें, अब इसके अंदर बाली रोड मैप के अंदर हम सब बैठ रहे हैं, उनको क्या करें, राजी करें कि तुम भी सहमति बनवा रहे हैं इनके अंदर कि यार तुम भी क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। ये रोड मैप कब तैयार किया जा रहा है, बाली एक्शन प्लान के अंदर, जो कब प्रस्तुत किया जाएगा, कोपेनहेगन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। उसकी जो रोड मैप तैयार किया गया है वो किस में तैयार किया गया है, बाली एक्शन प्लान में। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बना रहे हैं समझौतापन, इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्व के देशों को क्या करना, प्रोत्साहन करना, मोटिवेट करना उनके लिए कि क्या ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन क्या करो, कम करो। इसके लिए विश्व के देशों को क्या करना, प्रोत्साहन करना। 2012 के बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित रणनीति तथा नियमों में सहयोगात्मक कार्य योजना का क्या निर्धारण करा कि 2012 के अंदर कौन सा समाप्त हो जाएगा, प्रथम प्रतिबद्धता समाप्त हो जाएगी। तो 2012 के अंदर बाद के अंदर जलवायु परिवर्तन को कैसे, कार्य योजनाओं को कैसे चलाओगे, उसके लिए क्या करना, 2012 का जो रोड मैप तैयार करना है वो अब से क्या करने लग जाए, तैयार करने लग जाए। जो बात 2013 के अंदर सीधा क्या होगा, ऐसा बोलना होगा जो हमने किसमें, बाली एक्शन प्लान के अंदर जो रोड मैप तैयार किया था, जो कोपेनहेगन जो प्रस्ताव के अंदर पारित किया है, वो प्रतिबद्धता किसके लिए सुनिश्चित करते हैं, 2013 से 2020 के लिए क्या करते हैं, लागू करते हैं, ऐसा बोल देंगे। अब क्या परिणाम, क्या है परिणाम, ये और भी है क्या, विकासशील देशों पर भी उत्सर्जन से संबंधित कुछ प्रतिबद्धता लागू करना। अब विकासशील देशों में तो पहले क्या था, विकसित देशों के अंदर तो क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जितना उत्सर्जन ज़्यादा करोगे उतना क्या दोगे, पैसा दोगे, मतलब प्रतिबद्धता और कुछ भी मतलब वो लगा। लेकिन विकासशील देशों के वो क्या बोल देते हैं, विकासशील देश वाले आते हैं कि हमारे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने तो पहले क्या उद्योग धंधे लगाए भी नहीं, इन्होंने तो इतने उद्योग धंधे लगा लिए, ये तो ना उत्पादन पहले से ही कितना कर लिए, हमें तो करना पड़ता है, इसलिए हमारा तो कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है। तो उसको अब तक तो क्या कर रहे थे, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या बोला कि विकासशील देशों को भी उत्सर्जन पे क्या करो, थोड़ा बहुत क्या लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। ये तुम हर बार ये रोना नहीं रो सकते कि हम तो विकासशील देश हैं, हमारे तो उत्पादन कमी होता है, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, हमारे पास तो वित्तीय सहायता भी नहीं है। ऐसे रोने को कम करने के लिए इनके ऊपर भी क्या लगाओ, थोड़ा प्रतिबंध लगाओ, जिससे कार्बन उत्सर्जन क्या करें, कम करें। अब इसके परिणाम क्या निकले, 2012 के बाद प्रतिबद्धताओं को 2009 तक अंतिम रूप देने पर सहमति बनी कि 2012 के बाद के अंदर क्या करना है, जो प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी है, मतलब 2013 से 2020 जो प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी है उसके लिए 2009 तक अंतिम रूप देने की सहमति बनी कि उनको 2009 तक ये समझौते का क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा कंप्लीट करेंगे, जो 2012 के बाद में क्या करना है, लागू करना है। 2012 में लागू क्यों करना है, 2012 के बाद ही
कि प्रथम प्रतिबद्धता 2012 के अंदर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो प्रतिबद्धता समाप्त हो जाएगी, दूसरी प्रतिबद्धता जो लागू करना है उसके लिए सारा मटेरियल 2009 तक क्या कर लिया जाएगा, बना लिया जाएगा, उसके ऊपर सहमति बना ली जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। अनुकूलन फंड को क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। अनुकूलन फंड क्या है, जिसमें कार्बन क्रेडिट वाला क्या आता है, पैसा आता है, उसको क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। फिर यूएन रीड कार्यक्रम पर क्या बनी, सहमति बनी। ये बाद में क्या है, ये बाद में UNRED UN रेड कार्यक्रम पर क्या बनी, सहमति बनी। भविष्य में किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए 4 स्तंभ माने जाएंगे। ये IAS के हिसाब से थोड़ा सा और भी कि भविष्य में किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के समझौते के लिए 4 स्तंभ माने जाएंगे। कि ऐसे कौन से 4 स्तंभ होंगे जहाँ पे क्या किया जाता है, समझौता किया जाता है। एक तो क्या है, समन के लिए, समन क्या है, जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसमें समझौते में समन की बातें होंगी, अनुकूलन की बातें होंगी, तकनीकी हस्तांतरण की बातें होंगी कि एक देश दूसरे देश को क्या करेगा, तकनीक हस्तांतरण करेगा, जिसके पास जैसे यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है। ये देश क्या करता है, कार्बन उत्सर्जन करता है, लेकिन जो उद्योग होता है वो कम कार्बन उत्सर्जन करता है। तो इस देश को क्या दे, ये टेक्नोलॉजी दे जिससे ये भी क्या करे, कम कार्बन उत्सर्जन कर पाए, जिससे क्या हो, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और फिर वित्त से संबंधी अब जो भी क्या किए जाएंगे, भविष्य में किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन समझौते में 4 चीज़ों को सोचा जाएगा। इसके 4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाएगा, जैसे उद्देश्य का भारत की जो प्रस्तावना थी उसके अंदर क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसके अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई उनके आधार पर क्या किया जाएगा, संविधान तैयार किया जाएगा। इसके अंदर भी इन 4 क्षेत्रों को क्या ध्यान में रख के क्या किया जाएगा, मतलब समझौता तैयार किया जाएगा, जिसमें समन से कि कंट्रोल कैसे किया जाए, अनुकूलन से संबंधित, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर और वित्त से संबंधित ये किया जाएगा। अब एक बार मैं इसको शुरू से बता देता हूँ। बाली एक्शन प्लान क्या है, यानी कि रोड मैप तैयार की गई। कब हुआ, COP ये तो कोप नंबर कौन सी, 13 और MOP 3। अब इसके अंदर बाली इंडोनेशिया 2007 के अंदर हुई, किसके अंदर, 2007 के अंदर। इस सम्मेलन में क्या की गई, कार्य योजना तैयार की गई, कौन सी, जिसे क्या कहते हैं, बाली रोड मैप कहते हैं। इस सम्मेलन के उद्देश्य जैसे 2012 के अंदर क्योटो की प्रथम प्रतिबद्धता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर बाद के अंदर जो नया जलवायु परिवर्तन समझौता लागू करना है उसके लिए क्या करना, मैप तैयार करना या समझौता लागू। इस कार्य हेतु विकसित एवं विकासशील देशों के लिए क्या बनानी, सहमति। विकसित एवं विकासशील देशों के लिए क्या बनानी है, सहमति बनानी है। और ये रोड मैप कौन सा तैयार किया गया उन्होंने, बाली एक्शन प्लान। जो भी यहाँ पे बातें होंगी वो क्या होंगी, बाली। और इसका उद्देश्य क्या है, 2012 के अंदर क्या हो रही है, जो प्रथम प्रतिबद्धता क्या हो रही है, वहाँ पे नए जलवायु परिवर्तन लागू करना है ना, वो समझौता। फिर विकासशील और विकसित देशों के बदले सहमति बनाना। और कोपेनहेगन में अगर जो क्या किया जाएगा, 2009 के अंदर क्या होगा, कोपेनहेगन के अंदर COP होगी, उसके अंदर क्या होगा, इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा, किसको, इस मतलब कोपेनहेगन के अंदर सहमति बना ली जाएगी। ये सारी चीज़ इसके अंदर। और उद्देश्य क्या होगा इसका, ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन को क्या करना, कम करना। और क्यों करना, क्योंकि 2012 के अंदर बाद में क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का जो नया आ रहा है उसको क्या करना, कार्य योजना निर्धारण करना कि कैसे कैसे कार्य करेंगे। विकासशील देशों में उत्सर्जन से संबंधित कुछ प्रतिबद्धता लागू करना। परिणाम 2012 की प्रतिबद्धताओं को 2009 तक क्या कर दिया गया, अंतिम रूप से अनुकूल फंड को जारी किया गया, UN रीड सहमति बनी। एक बार देख लो आराम से। बाली एक्शन प्लान था, एक्शन प्लान इंडोनेशिया के अंदर कब हुआ, 2007 के अंदर। अब ये 2007 के अंदर यहाँ पे जो रोड मैप तैयार किया गया, क्या किया गया, रोड मैप तैयार। रोड मैप का मतलब यहाँ पे जो भी बातें हुई वो सारी रूपरेखा तैयार की कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें कहाँ पे डिसाइड हुई, बाली के अंदर। उसको क्या किया गया, बाली एक्शन प्लान, बाली रोड मैप। क्या किया गया, बाली रोड मैप क्या है, जो मतलब आगे के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए, जो चीज़ें कैसे कार्य करेंगे वो सारी चीज़ें क्या है, जो बाली रोड मैप। अब ये बाली रोड मैप क्यों लाया गया कि 2012 के अंदर क्या होने वाला है, प्रथम प्रतिबद्धता क्या होने वाली, समाप्त होने वाली। उसके लिए नए जलवायु परिवर्तन को क्या करना है, समझौते को लागू करने, नए जलवायु परिवर्तन समझौतों को लागू करने के लिए क्या किया गया, बाली एक्शन के
अब जो ये समझौता इसके अंदर क्या क्या होगा, ये कोपेनहेगन के अंदर क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा कब, 2009 के अंदर। अब 2009 के अंदर जो क्या किया जाएगा, समझौता प्रस्तुत किया जाएगा, उसके अंदर विकसित एंड विकासशील देशों के बीच के अंदर क्या बना लेना, सहमति बना लेना। क्या बना लेना, सहमति बना लेना कि तुम इसके अंदर शामिल हो जाओ, क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। अब इसको अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा, 2009 के अंदर कोपेनहेगन के अंदर, जो 2012 के अंदर, जो 2012 के अंदर बाद में हमें क्या लगाना है, नया जलवायु परिवर्तन समझौता लागू करना है, उसके अंतिम रूप, उसको लास्ट रूप से तैयार कब कर लिया जाएगा, 2009 के अंदर वो कर लिया जाएगा। अब इसके उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन के उत्सर्जन को क्या करना, कम करना। और जैसे कम करेंगे फिर बाद में इसका यही क्या उद्देश्य, और 2012 के अंदर क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 2012 के अंदर समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, कौन सा, प्रथम प्रतिबद्धता, और जिसके लिए नया क्या करना, लागू करना। अब इसके लिए जो मतलब कौन कौन से क्षेत्र होंगे आगे वाले, जिनके ऊपर मतलब वो मनाया जाएगा, 4 क्षेत्र होंगे। एक तो होगा समन, एक होगा अनुकूलन, और एक होगा तकनीकी, और एक होगा वित्त। इन सारी चीज़ों को क्या लेके जाएंगे। और एक बात और कि विकासशील देशों के ऊपर भी थोड़ा बहुत क्या लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, किसके लिए, कि वो कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। समझ में आया सारा, याद हो यार, बताओ थोड़ा सा बताओ। COP13 है ना, ये बाली इंडोनेशिया में है 2007। ये वर्किंग प्लान है ना, जो करवा दीजिए। और यो देखो चाहे मतलब 2012 में जो समाप्त पाड़ी छी एक लिए बनाई गई छे ने, हां एक बाद के बाद जो समझौता लागू गई जो। और 2009 में इन वो कोपेनहेगन वाला जो सीओपी जो 14 होगी वो कहाँ पे होगी, कोपेनहेगन के अंदर होगी, बस 7 के अंदर हुई है। 2009 के अंदर तो कौन सी होगी, 16 नंबर की होगी शायद, ऐसे 15 नंबर की, 15-16 सीओपी 15 हो गया। हाँ 15 नंबर की कहीं कोपेनहेगन। तो 2012 में तो यो छे ना न्यू रिकॉर्ड करियो गयो जो 2009 के महीने यानी कि कोपेनहेगन समझौता में सुनिश्चित कर दिया कि भाई 2012 के बाद में 2009 के महीने ही सारी चीज़ें आप डिसाइड कर ले होगा कि 2012 के महीने अपन को क्या क्या करना है। बोलती ज़्यादा, तू बोलती ज़्यादा। ये सीओपी है ना, ये 13वां है ना, बाली इंडोनेशिया में 2007 में हुआ। और ये कहीं जो बाली एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है, बाली रोड मैप। और 2009 के अंदर कोपेनहेगन में एक समझौता हुआ कि ये जो 2012 है ना, यो समाप्त हो रही है प्रथम प्रतिबद्धता है ना, तो इसको आगे अब लागू होगा ना जो 1300, तो बाकी अंदर इन कैसे क्या चीज़ें होंगी, मतलब जलवायु परिवर्तन का नया समझौता लागू होगा, विकासशील और विकसित देशों की सहमति बना रहे हैं। कब तक अंतिम रूप दे देंगे इसको, 2009 के अंदर कोपेनहेगन के अंदर दे देते हैं। और विकासशील देशों की आपकी बार क्या लगाएंगे, थोड़ी सी प्रतिबद्धता लगाएंगे ताकि वो की जलवायु परिवर्तन मतलब कम उत्सर्जन करे, किसका, ग्रीन हाउस गैस होगा, यही है इसके अंदर। और वो कौन से 6 क्षेत्र हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम इस समझौते को बनाएंगे, सामान्य, अनुकूलन, तकनीकी और वैश्विक अब क्या है 2009 के अंदर क्या है, COP 15 MOP 5 कोपेनहेगन डेनमार्क। अब ये क्या 2009 में जो क्या करनी थी, अब देखो 2007 के अंदर कौन सी 13वीं, तो 14वीं कब हुई होगी 2008 के अंदर, उसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। लेकिन 2009 की हमने क्या की, बात की किसके अंदर, 2007 के अंदर। अब तो हम क्या पढ़ रहे हैं फिर COP 15 को, जो चीज़ हमने 2007 के अंदर पढ़ी, अब वो चीज़ों को हमने लागू किया या नहीं लागू किया, इसके अंदर क्या चर्चा हुई ये। अब ये 2000 किसके अंदर, 9 के अंदर COP 15वीं है, कहाँ पे, कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क पे किसका नियंत्रण है ना, ग्रीनलैंड पर किसका नियंत्रण है, अमेरिका का, मतलब न्यूजीलैंड का है, लेकिन अब अमेरिका करना चाहता है। अरे डेनमार्क है ग्रीनलैंड पर, ग्रीनलैंड पर तो डेनमार्क को ही छमरियो, ग्रीनलैंड पर हाँ डेनमार्क का है। इसके ऊपर ये कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ तो चाहता तो हम भी चाइना के ऊपर है, कंट्रोल है कंट्रोल बताया था ही, डेनमार्क वाली बात की थी हमने। बताया सुना
पढ़ा है तो मैंने करंट के अंदर हाँ, कि ट्रम्प ने क्या बोला धमकी दी है इसको कि क्या क्या तो तुम मेरे अंदर क्या हो जाए राजी राजी आ जाए, नहीं तो बाद के अंदर मैं हथियारों क्या करूँगा, प्रयोग करूँगा। करंट का बहुत फायदा होता है इसे। इस सम्मेलन में क्या किया है, अब ये डेनमार्क के अंदर हुआ है, कोपेनहेगन वाला 2009 के अंदर। इस सम्मेलन में यूएसए ने ये मांग रखी कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए विकासशील देशों के लिए भी कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता क्या करो, लागू करो। यूएसए क्या रोने लग गया, रोने लग गया कि तुमने सारे ये क्या किया ना, जो भी ये UNFCCC के अंदर सारी जिम्मेदारी किस पे ठोक रहे हो तुम, विकसित देशों के ऊपर। और हम विकसित देश ही सारा काम करेंगे क्या, विकासशील देशों के ऊपर भी क्या करो, कानूनी रूप से कुछ लागू करो। ये मांग किसने रखी, यूएसए ने। फिर विकासशील देशों ने इसका विरोध किया, विकासशील देश ने विरोध किया, हम क्यों करें, तुमने तो पहले क्या कर लिया, उद्योग कर लगा के सारा उत्सर्जन कर लिया और सारा क्लाइमेट चेंज तो तुमने किया है। और जब हमारी डेवलपमेंट की बात आई तब हम क्या करें, कार्बन उत्सर्जन नहीं करें। जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे इसका मतलब उद्योग नहीं लगाएंगे, उद्योग नहीं लगेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो हमारी तो बट्टा बैठ जाएगा ना। हमने विरोध किया, इसके अंदर भारत भी है। अब जो विरोध करने वाले का नाम है बेसिक के अंदर ब्राज़ील, एक तो साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, इन्होंने क्या बना लिया, एक संगठन बना लिया। क्या बना लिया, संगठन। और सारे मिलके आके रोने लगे कि ना 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 हम तो नहीं करेंगे ऐसा, कि तुमने तो पहले विकसित हो चुके हैं, तुमने तो पहले उद्योग भी लगा लिए, तुमने तो पहले कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन भी कर लिया। अब हमारी बात आई विकसित होने की तो तुम क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हो, ना ना हम तो नहीं मानेंगे ऐसा। इस सम्मेलन में यूएसए वालों ने क्या की मांग की कि विकासशील देशों के ऊपर भी क्या लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। लेकिन जैसे विकासशील देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात आई, विकासशील देशों वालों ने क्या बना लिया, एक संगठन, उसका नाम क्या बना है, बेसिक। और बाद में क्या रोना लग गई कि हम क्या नहीं करेंगे, हम ऊपर प्रतिबंध नहीं लगने देंगे। और वो कौन कौन से देश थे, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया। बेसिक देशों ने भविष्य में होने वाली जलवायु परिवर्तन से संबंधित वार्ताओं तथा सम्मेलनों में अपनी बात सामूहिक रूप से रखने का भी निर्णय लिया। अब बेसिक वालों को क्या मिल गया, मौका मिल गया कि हम साथ ही आ गए तो हमारी बातों को हम क्या रखेंगे, एक साथ। अरे कोई भी चेंजमेंट की बात करो, एक तो तुम सारे मिल को मेरे को बोलो कि ये चेंजमेंट करना है, तो मेरे को क्या ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि करना ही पड़ेगा। अब एक कोई आके बोलता है कि ये कर ले, देखांगा, कोई कभी आके एक बोलता है देखांगा, मतलब बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले। लेकिन जब तुम सभी क्या हो जाओ, अग्निष्ट हो जाओ, तो बाद में क्या लेना, बात को क्या लेना पड़ेगा, सीरियस। उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि अब अपने बात रखेंगे, वो क्या रखेंगे, सामूहिक रूप से रखेंगे, एक साथ रखेंगे अपनी बात, जो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य उत्पन्न मतभेदों के कारण इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका। हमने 2007 के अंदर क्या डिसाइड किया कि 2009 के अंदर हम अंतिम रूप दे देंगे। लेकिन अब जैसे ही इसके अंदर बैठे तो विकासशील और विकसित देशों के अंदर लड़ाई चलने लगी। क्या हो गई, मतभेद नहीं मिल रहे। विकासशील वाले चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगे, विकसित देश वाले चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या लगे, प्रतिबंध लगे। इस लड़ाई के कारण इनके बीच बात ही नहीं हो पाई। जैसे ही उन्होंने टेबल पर बैठे और बैठने शुरू आते ही क्या कर दी, लड़ाई शुरू कर दी। जैसे लड़ाई शुरू कर दी, एक दिन बैठना होता है, उनमें क्या कर दिया तुमने, लड़ाई शुरू कर दी कि जाओ। इसके अंदर क्या नहीं हुई, कोई भी प्रतिबद्धता, कोई भी के बारे में जो हमने 2012 के बाद के अंदर जो प्रतिबद्धता लागू करनी थी उसके बारे में क्यों कोई भी निर्णय नहीं हुआ। इस सम्मेलन के अंत में यूएसए तथा बेसिक देशों के मध्य जो समझौता हो उसे कोपेनहेगन समझौता कहते हैं, कोपेनहेगन अकॉर्ड कहते हैं। अब इतनी लड़ाई मच रही थी, बाद के अंदर जो भी हुआ वहाँ पे जो इसका मेन टारगेट तो अपना क्या था कि 2007 के अंदर हमने मेन टारगेट लिया है कि 2012 के अंदर जो काम करना है वो सारी चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर पूर्ण कर लेंगे। लेकिन इतनी लड़ाई होने के बाद में ये काम तो हुआ नहीं। लेकिन जो भी बाद में बैठे तो उन्होंने जो भी छोटा मोटा किया उसको क्या बोलते हैं, कोपेनहेगन समझौता। इस सम्मेलन के अंत में यूएसए तथा बेसिक देशों के मध्य जो समझौता हुआ, अब क्या उनके बीच में हुआ, यूएसए विकास और बेसिक देशों में। अब वो क्या हुआ, अब उन्होंने क्या क्या बात की, कोपेनहेगन समझौते में निम्न बिंदुओं को क्या किया गया, शामिल किया गया। अब कौन कौन सी बिंदु थी वो, पहली बिंदु, इसमें जलवायु परिवर्तन को एक वैश्विक समस्या माना गया, अतः इसका हल सामूहिक प्रयासों से किया जाएगा। अब एक सिंपल सी बात की, मोरल सी बात कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कोई एक आदमी की समस्या है क्या,
एक क्या है, पूरे विश्व की क्या है समस्या है, और इसका हल भी क्या निकालेंगे, पूरा विश्व मिल के निकालेंगे। विकासशील विकसित वाले कह रहे हैं कि ओनली तुम, विकासशील वाले चाहते हैं कि ओनली कौन करे, विकासशील विकसित देश ही क्या करें, इसकी समस्या का हल निकालें। लेकिन सबके लिए दोनों के बीच में कि हाँ हम आपकी सहायता करेंगे। विकासशील देशों वालों ने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन इतने भी नहीं करेंगे कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हें तो ज़्यादा करना होगा सहायता, क्योंकि तुमने क्या कर लिया, पहले क्या कर लिया, एमिशन कर लिया, हम तो अभी उत्सर्जन करने लगे, तुम हम पे ऊपर अभी क्या लगा दोगे, बाउंड्रिंग लगा दोगे, तो हमारा तो क्या नहीं हो पाएगा, विकास ही नहीं हो पाएगा, हम तो कभी विकसित देश बन ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्या कर दिया, ऐसा रोने लगे। तो बाद ही अंदर बैठाएगी, वो लगी चलो कोई बात नहीं है, जो भी करेंगे। ये क्या है, अब है वो बोल रहे हैं विकसित देश वाले कि देखिए ये महामारी तो क्या है, अकेले की तो कोई समस्या है नहीं, हमारे पास तो, हम तो विकसित हैं, हमारे पास तो अगर जलवायु परिवर्तन होगा उनके रोकने के लिए संसाधन भी है, तुम्हारे लिए तो वो भी नहीं। तो वो विकासशील वाले देश, हाँ कि बात तो सही कह लो, चल फिर कैसे मान लेते हैं इसको, क्या है एक वैश्विक समस्या है, ये क्या है वैश्विक समस्या। अब इसका हल हम क्या करेंगे, हम सारे साथ मिल के करेंगे, है ना, हम सारे साथ मिल के कर लेंगे इसको। ऐसे क्या हो गया, पहली बात हो गई, कॉमन सी बात होगी। फिर दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को इस सदी के अंत तक 2 सेल्सियस तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया। 2009 के अंदर क्या किया गया कि 2100 सदी क्या हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी, मतलब जब तक 2200 क्या होगी, 22वीं सदी क्या होगी, स्टार्ट होगी, उसके अंत तक, मतलब 21, जब अभी क्या चल रहा है 2025, अब ये कौन सी 21वीं सदी है, 2099 की अगली साल तक, मतलब 2100 तक क्या करेंगे, 21वीं सदी जब पूरी होगी वब तक कितना 2% सेल्सियस तक के ज़्यादा क्या नहीं बढ़ने देंगे, तापमान नहीं बढ़ने देंगे। अगर 2 सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन, जिससे क्या होगी, क्या होगी वैश्विक उष्णता, ये सारी क्या हो गई इसके अंदर ही। अगर 2 सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हारे ये समझौता करने का मतलब ही क्या हुआ। तो इसके अंदर एक टारगेट रखा है कि हम 21वीं सदी के एंड तक, अब 25 वर्ष तो हो गए, 75 वर्ष और बच रहे हैं, 75 वर्ष तक और तक हम क्या नहीं होने देंगे, 2 सेल्सियस तक क्या नहीं बढ़ने देंगे, तापमान नहीं बढ़ने देंगे। अगर 100 वर्षों के अंदर 2 सेल्सियस तापमान बढ़ गया तो क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन हो गया तो फिर ये करने का क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने क्या रखा कि एक तो माना, उन्होंने पहली बात तो मानी कि ये क्या है वैश्विक समस्या है, इसका सब हल भी क्या बनाएंगे, साथ मिलके क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे। दूसरी बात की कि 2021वीं सदी के अंत तक हम क्या करने देंगे, इस सदी की 20वीं सदी के अंत तक, 21वीं सदी चल रही है, 2021 चल रही है, 2000 की 21वीं सदी के अंत तक क्या करेंगे हम, 2025 साल से भी तो 20वीं सदी चल रही है। अरे 2020 तो अब जैसे 2020 थी, मतलब 2000 थे ना, तब तक क्या हो गई, वो तो पूरी हो गई, ये कौन सी है 21वीं है। अब देखो ये 21 एक हो गए, 25 हो गए 20 के बाद में, अब ये पूरी होगी तो 21वीं तो क्या होगी समाप्त, अब 22वीं क्या होगी स्टार्ट, इस तरह 20वीं तो क्या हो गई समाप्त, 21वीं क्या हो रही है, चल रही है, सुन गया, 20वीं तो क्या हो गई समाप्त, वो तो वहाँ पे उसके तो 2000 वर्ष हो गए, क्या हो गए 2000 वर्ष तो हो गए ना, पर अब 2000 बाद में क्या चल रहा है 2001, यह कौन सी सदी है 21वीं सदी। तो 2.1 मतलब 200 ज़्यादा 200 ज़्यादा हो। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए औसत वैश्विक तापमान को क्या किया जाएगा, 2 सेल्सियस तक क्या किया जाएगा, कम रखने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। अब तीसरी, इस हेतु सभी विकसित देश वर्ष 2020 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन सीमाएं निर्धारित करें, स्वयं पर लागू करें तथा उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। अब क्या बोला कि विकसित देश, ओनली कौन से देश, विकसित देश 2020 तक ये डिसाइड कर लो कि हम कितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे। अब तुमने डिसाइड करके, जैसे यूएसए ने दे दिया है कि मैं 5% तक क्या करूँगा, कार्बन उत्सर्जन करूँगा। कनाडा ने बोल दिया कि मैं क्या करूँगा, ऐसे बोलते हैं, मतलब चाइना ने बोल दिया, चाइना भी नहीं है क्या है, यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया, क्या बोल दिया, जिसमें यूके उसने बोला कि मैं क्या करूँगा 7% करूँगा या कुछ भी, ऐसा कुछ डिसाइड कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी मोरल ड्यूटी है, क्या है मोरल ड्यूटी, तुम क्या कर लो, ऐसा मत करना है कि तुम लिमिट इतनी डिसाइड कर लो कि बाद में कम करने की आवश्यकता नहीं, ऐसी डिसाइड कर लो सामान्य कि जाओ कि तुम्हारी आवश्यकता हो उस हिसाब से क्या करो, कार्बन क्रेडिट की क्या करो, उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करो। अब जैसे यूएसए ने कर ली 5%,
2020 तक 2020 तक ऐसे डिसाइड करके बता दो, फिर बाद के अंदर तू 2005% से क्या नहीं करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। उत्सर्जन नहीं करेगा। तो विकसित देश ओनली कौन से विकसित देश, जैसे यूएसए हो गए, यूके हो गए, ये क्या कर लें अपनी कार्बन उत्सर्जन की क्या कर लें सीमा निर्धारित कर लें। कब तक 2020 तक। बाद के अंदर ये क्या होगा कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया। बाद में जो आपने क्या किए सीमा निर्धारित किए उससे ज़्यादा क्या नहीं कर सकते, उत्सर्जन नहीं कर सकते। अगर करोगे तो फिर बाद में क्या है कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो होगा फिर बाद में। फिर सभी विकासशील देशों ने 2020 तक अपने कार्बन उत्सर्जन सीमाएं निर्धारित करें, स्वयं पर लागू करें, परंतु उनके ऊपर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा। कि विकासशील देश भी क्या करें 2020 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता क्या करें सुनिश्चित कर लें, लेकिन उनके ऊपर कानूनी रूप से क्या नहीं होगा बाध्यकारी। अगर 5% डिसाइड की भारत ने और 7% उत्सर्जन हो गया तो भी कोई ज़्यादा कोई मतलब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो बाली एक्शन प्लान कब हुआ 2007 के अंदर। जो रोड मैप तैयार किया गया उसे क्या बोला बाली एक्शन प्लान। इसमें क्या रोड मैप तैयार करेंगे 2012 के बाद के अंदर जो प्रतिबद्ध जो दूसरी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने है उसके लिए क्या करना है नया समझौता तैयार करना है। जैसे नया समझौता तैयार करना है उसके लिए क्या बने विकसित एवं विकासशील देशों के अंदर सहमति बना ली। ये सहमति हम कब तक बना लेंगे 2009 तक। 2009 तक इस समझौते को क्या दे देंगे अंतिम सबूत दे देंगे। और एक बात और की बोले कि विकासशील देशों के ऊपर भी क्या थोड़ी बहुत सीमा लगाई जाएगी। फिर बाद के अंदर वो 4 स्तंभों को क्या रखा जाएगा ध्यान में समन अनुकूलन वित्त और वो। फिर बाद के अंदर कोपेनहेगन समझौता कब कौन सी COP है 15 कब कहाँ पे हो रही है डेनमार्क के। इसके अंदर इसका मुख्य उद्देश्य तो क्या था इसका मुख्य उद्देश्य था कि को मतलब 2012 की प्रतिबद्धता को करना। लेकिन आते ही यूएसए ने रोना लग गया कि यूएसए बोला कि विकासशील देशों के ऊपर भी क्या लगाओ प्रतिबंध लगाओ वो लगाओ। जैसे ही यूएसए ने ये बात बोली विकासशील देशों वालों ने एक बना लिया संगठन। क्या बना लिया संगठन बेसिक। और बाद में वो भी रोने लगे कि ना हम ऐसा नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या किया निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे अपनी बात को सामूहिक रूप से रखेंगे। फिर बाद के अंदर ये सारी बात हुई जिसके कारण जो चीज़ कोपेनहेगन के जो बाली एक्शन प्लान के अंदर जो डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे अंतिम रूप ले लेंगे उसके ऊपर तो कोई चर्चा हुई नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा हुई उसे क्या बोलते हैं कोपेनहेगन अकॉर्ड कोपेनहेगन समझौता जो भी। अब इस कोपेनहेगन के अंदर सिंपल सी 4 बात कही गई। क्या बोली गई पहली बात तो कि ये क्या है वैश्विक समस्या है। क्या है जलवायु परिवर्तन कोई एक आदमी की समस्या नहीं है वैश्विक समस्या है और इसका हम सामूहिक रूप से क्या करेंगे निस्तारण करेंगे। दूसरी क्या निकाली कि विकासशील देश क्या करेंगे दूसरी क्या है चेंज को ग्लोबल टेम्परेचर को कम करेंगे। हाँ दूसरी बात की गई कि हम इस सदी के अंत तक क्या करेंगे जो 2 सेल्सियस से तापमान को क्या कर रखेंगे कम रखेंगे। 3 के अंदर रखा गया कि जो विकसित देश हैं वो 2020 तक क्या कर ले अपने कार्बन उत्सर्जन की सीमा निर्धारित कर ले वो उन पे क्या है कानूनी रूप से बाध्य करें। चौथी बात कहेगी जो विकसित विकासशील देश है वो भी 2020 तक क्या कर लें अपनी सीमाएं निर्धारित कर लें लेकिन उनके ऊपर क्या नहीं है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अब COP 16 साथ साथ याद हो रही ना इनके अंदर बस थोड़ा सा भी क्या कर लोगे पढ़ लोगे ना बाद में याद हो जाए समझ में। अब बता देना कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो नहीं। अब तो मैंने थोड़ा सा पढ़ना था रियल के अंदर तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे ना। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही COP समझ में आ गई पूरी याद भी हो रही है। अब याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं इनको याद भी करा दूँ लेकिन मेरे को फिर रोज़ क्या करना पड़ता है रिवीजन कराना पड़ता है। फिर रोज़ रिवीजन कराएंगे तो एक सब्जेक्ट बहुत लंबा खिंच जाएगा। लो COP 15 के बाद में कौन सी है 16 कब हुई 2010 के अंदर क्योंकि हर 1 साल बाद के अंदर वो क्या करते हैं मिलते हैं। तो अब क्या मिला उन्होंने 2010 के अंदर मिले कहाँ पे मैक्सिको के अंदर कानकुन मैक्सिको अंदर कहाँ पे मिलते हैं 2010 के अंदर। COP नंबर कौन सी है 16 और MOP 6 कानकुन सिटी है मैक्सिको की।
इस सम्मेलन में विकसित देशों तथा विकासशील देशों ने 2010 से 2020 के बीच 2010 $30 अरब वित्तीय सहायता देने पर क्या बनी? सहमति बनी। इस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को क्या देंगे? 2010 से 2020 के बीच क्या देंगे? 30 अरब। 2012 ये 2012, मैं क्या बोला? 20 2012 के बीच $30 अरब की क्या देंगे? वित्तीय सहायता देंगे। इस कार्य हेतु ग्रीन क्लाइमेट फंड का की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर विकसित देश विकासशील देशों को 2010 से 2012 के अंदर $30 अरब क्या देंगे? पैसे देंगे, वित्तीय सहायता देंगे। और इसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। सीओपी कौन सी है? 16 कहाँ पे हुई? कानकुन, मैक्सिको के अंदर। और सीओपी 15 कहाँ पे? कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर 2009 के अंदर। बाली एक्शन प्लान कब हुआ? 2007 के अंदर। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। और पहली बैठक बर्लिन का जर्मनी। जर्मनी। दूसरी 1996 के अंदर वाली स्विट्जरलैंड। हाँ, yes। अब क्या है? सीओपी 18। दोहा कतर अब थोड़े दिन पहले क्या किया हमने? कतर को पढ़ाया ना मैंने। वो कतर के अंदर कहाँ पे जाए थे? नरेंद्र मोदी जाके आए थे। हमारे बीच अब क्या समझौता हुआ है कि हमने क्या किया है? पार्टनरशिप इस्टेब्लिश किए कि हम क्या करें? समझौता करिए कि वो सुरक्षा से संबंधित, रक्षा से संबंधित क्या किया हमने? समझौते किए। कतर, दोहा के अंदर कहाँ? कतर। वहाँ पे सीओपी कौन सी हुई? 18 और एमओपी 8। मिडल ईस्ट बहुत छोटा देश है। चलो पहले तो इस पे ध्यान दे दो। अभी तो 1 घंटे की क्लास हुई है आज, ये अब हो जाएंगी सीओपी पूरी। दोहा, कतर। इस सम्मेलन में अब दो जो इससे पहले कौन थी सीओपी नंबर? सीओपी 16 इससे जो जस्ट ऊपर पढ़ाई है। सीओपी 16 कहाँ पे? कानकुन, मैक्सिको के अंदर। कब हुई है? 2010 के अंदर। इसके अंदर एक फंड की स्थापना की है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसके अंदर विकसित देश विकासशील देशों को 2010 से 12 तक कितने देंगे? $30 अरब की क्या देंगे? वित्तीय सहायता। और जो ऊपर वाला है वो याद है? कोपेनहेगन, जिसके अंदर यूएसए आते क्या गया? रोने लगे। उसने बोला कि विकसित विकासशील देशों के ऊपर क्या लगाओ? प्रतिबंध लगाओ। विकासशील देशों ने एक संगठन बना के बोला कि ना, हम तो क्या नहीं देंगे, लगाने। बाद के अंदर जो बात होनी थी वो तो हुई नहीं, लेकिन थोड़ी सी बहुत क्या हुई? चर्चा। उसको क्या बोला? कोपेनहेगन अकॉर्ड। उसके अंदर क्या हुआ कि एक जलवायु परिवर्तन को 2 सेल्सियस तक क्या कर लिया जाएगा? इससे देते कम। और वैश्विक क्या समस्या है। और बाद में 2020 तक विकसित देश क्या कर ले? अपनी वो कर ले, और कानूनी रूप से क्या होगा? बाध्यकारी होगा। विकासशील भी 2020 तक हमने क्या कर ले? सीमाएं निर्धारित कर ले, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा। बाली एक्शन प्लान के अंदर क्या किया? बाली के शहर के अंदर जो क्या किया? रोड मैप तैयार किया उसे क्या कहते हैं? बाली एक्शन प्लान। उसके अंदर क्या बोला गया कि 2012 के बाद के अंदर हमें जो समझौता लागू करना है उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? अब इसके अंदर समझौता बनाएंगे। उसको अंतिम रूप कब तक दे लेंगे? 2009 तक। जो कहाँ पे देंगे? कोपेनहेगन। ये समझौता भी हम कहाँ पे जारी करेंगे? कोपेनहेगन के अंदर। और फिर बाद के अंदर जो अब की बार विकासशील देशों के ऊपर भी क्या लगाएंगे? थोड़े से पाबंदी लगाएंगे। और जो 2000 अब इसके बीच में अब क्या बना लेते हैं? विकसित और विकासशील देशों के मध्य सहमति। ये सारी बात हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल याद ही है, 7वां है ही। बाली वाला हो गया, कोपेनहेगन वाला हो गया, और डेनमार्क वाला हो गया। और अब क्या है? मैक्सिको वाला तो वो मैक्सिको हो गया। क्या करना है? ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाएंगे। कब? 2010 से 12 तक $30 अरब की क्या देंगे? सहायता देंगे। कौन देंगे? विकसित देश। किसको देंगे? विकासशील देशों को। अब सीओपी कौन सी है? 18 कहाँ पे? दोहा, कतर के अंदर। इस सम्मेलन में जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसे दोहा क्लाइमेट गेटवे के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो क्या हुआ? घोषणा पत्र जारी हुआ उसे क्या बोलते हैं? दोहा क्लाइमेट गेटवे। इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की समय सीमा 1 जनवरी 2013 से दिसंबर 2000 तक के लिए बढ़ा दी गई। अब लड़ाई दंगे क्या हो रहे थे? मांग रहे, मतलब बढ़ रहे थे। बाद के अंदर कोई दूसरे समझौते वो ऊपर तो क्या नहीं बन रही?
जब बाली एक्शन प्लान में क्या किया है उन्होंने कि हम क्या बनाएंगे, एक नया समझौता बनाएंगे। लेकिन विकासशील और विकसित देशों के मध्य क्या चल रही है अब, लड़ाई। वो विकासशील विकसित देश वाले बोल रहे हैं कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, और ये बोल रहे हैं कि हम प्रतिबंध नहीं लगने देंगे। अब दोनों के जब भी मिलते हैं दोनों के बीच क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अब कि यार तुम तो लड़ाई पे उतरा है तो तुम ऐसे करो, जो लगाओ है ना पहली प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित कर रखी है हमने 2008 से 2012 वाली, उसको ही आगे बढ़ा दो, 2013 से 2020 तक बढ़ा दो, उसको ही क्या कर दो, तुम तो बढ़ा दो। नया तो तुम बना नहीं रहे, आते ही जैसे ही बात करते हैं तुम तो क्या लठ उठा लेते हो, दोनों ही क्या हो जाते हो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हो। तो अब क्या करो, तुम तो जो चली आ रही है उसको ही क्या कर दो, आगे बढ़ा दो। तो दोहा कतर के अंदर क्या किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उसको 1 जनवरी 2000 से 2020 तक के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, जिसे द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि कहते हैं। लेकिन इसके प्रावधान प्रभावी नहीं हो सके। इसके अंदर थोड़ा बहुत तो क्या करेंगे, मतलब चेंजमेंट करेंगे, लेकिन वो भी प्रावधान क्या नहीं होंगे, चेंज में वो प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि एक नया क्या किया जाएगा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता किया जाएगा, जिसके 2015 तक सभी देशों को जोड़ा जाएगा तथा 2020 के बाद प्रभावी होगा। अब उसके अंदर पहले वालों के अंदर तो क्या तुम मान नहीं रहे, नहीं तो बाली एक्शन प्लान में क्या बोला था कि हम 2012 के अंदर नया क्या लाएंगे, समझौता लाएंगे, और 2009 के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बाद में क्या कर दिया उन्होंने, लड़ाई कर दी, ये समझौता हुआ नहीं। जैसे ही समझौता नहीं हुआ तो अब क्या बोला इन्होंने दोहा के अंदर, ये समझौता हो नहीं रहा, उसको ही क्या कर दो, लागू कर दो। कब तक, 2020 तक। अब इसके अंदर क्या बोला गया, अरे कि अब तो जो बात करें कि 2015 तक तो एक के ऊपर क्या बना लो, सहमति बना लो, और उसे 2020 के बाद में लागू कर देना। अब तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन एक नया समझौता क्या बना लो, अब जो अपन नहीं बना पा रहे, अब क्या मान लो 2015 तक ये क्या कर लो, नया समझौता बना लो और उसके ऊपर सहमति बना लो, और 2020 के अंदर बाद में क्या कर देना, लागू कर देना। 2020 के बाद में क्यों लागू कर देना, कि अब तो तुम्हारे क्या है, डोल दिख नहीं रहे कि तो आपसी के अंदर बात कर लोगे। 2020 तक तो हम मान गए कि विकसित देश और विकासशील देशों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 2020 के बाद में तो थोड़ा बहुत मान जाओ, विकासशील देशों के ऊपर भी क्या लगा दो, प्रतिबंध लगा दो ऐसे। तो यह निर्णय किया गया कि एक नया वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता किया जाएगा, जिसे 2015 तक सभी देशों में जोड़ा जाएगा तथा ये 2020 के बाद में क्या होगा, प्रभावी होगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड में दक्षिण कोरिया की इंचियोन शहर में स्थापित करने का क्या लिया गया, आपकी जो 2000 जो किसके अंदर, डेनमार्क के अंदर क्या लिया गया था, डिसीजन लिया गया था, क्या करेंगे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। लेकिन वो ग्रीन क्लाइमेट फंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर के अंदर क्या किया जाएगा, उसको स्थापित किया जाएगा, स्टेब्लिश किया जाएगा। समझ आया। बाली एक्शन प्लान हुआ, उसके अंदर चीज़ें नहीं हुई कि 2009 तक क्या कर देंगे, समझौता कर लेंगे, लेकिन 2009 के अंदर जैसे ही बैठे उन्होंने क्या रोना रोना कर दिया, जो कुछ नहीं हुआ। फिर बाद के अंदर डेनमार्क के अंदर आए, फिर बाद के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, रुपए देने क्या कर दी, घोषणा कर दी। फिर बाद के अंदर ये दी, फिर बाद में यहाँ पे आ गए दोहा कतर के अंदर, यहाँ पे भी क्या लगी, लड़ाई दंगे चलते रहे। तो उन्होंने क्या बोला कि 2012 वालों को क्या कर दो, 2020 तक बढ़ा दो, लेकिन 2015 तक ये क्या कर बना लो, नया समझौता बना लो, जो 2020 के बाद में क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। और जो हमने जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया डेनमार्क वाला, उसको कहाँ पे हम कहाँ पे स्थापना करेंगे, उसकी दक्षिण कोरिया के अंदर इंचियोन शहर के अंदर क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे। ये कौन सी COP थी, 18। अब COP 19 वो कहाँ पे हो रही है, वार्सो पोलैंड। अभी थोड़ी सी बच रही है ना, ये तो आज ही हो जाएंगे उसका। वार्सो है एक तो 21वीं रहेगी, वार्सो ही है, फिर वार्सो है एक, 26 में लिखा दी है। 27वीं जाएगी काल, देख 11 बजे चार। अभी तो रुक जाओ, वार्सो को अभी तो 1 घंटा और 8 मिनट की है, कम से कम 1.5 घंटा ही चल वाली, जब तक जितना हूँ जब तक रिश्ता नहीं है। तो याद तो रहे जिन्हें बस थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा दिमाग दे दो, बस बाद दिमाग नहीं, इतना 2 घंटा टाइम मिलता है आपको। याद तो रहे जी, कब तो करा दिया था तर बजे रिश्ता करवा दिया मान बड़ा था, निकल आ दिया 29 काल टेस्ट भी देना। नहीं करवा दिया। COP 19 MOP 9 ये कहाँ पे हो रही है, वार्सा पोलैंड के अंदर। कहाँ पे, वार्सा पोलैंड में। कब, 2013 के अंदर। इससे लास्ट वाली कब हुई, 2012
2012 में हुई थी 10 में। 10 में तो बड़ा हुई जी। हाँ 2012 वाली क्या भी कतर वाली तो 2013 के अंदर कहाँ पे हो रही है अब? वारसा पोलैंड के अंदर। वारसा का शहर कहाँ पे है? पोलैंड है। इस सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान लॉस एंड डैमेज का क्या उठाया? मुद्दा उठाया। कौन है ये? इस सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान लॉस एंड डैमेज का क्या उठाया? मुद्दा उठाया। किसने उठाया? विकासशील देशों ने। विकासशील देशों ने यह कि तुमने क्या कर दिया? क्लाइमेट चेंज कर दिया। क्या कर दिया? क्लाइमेट चेंज कर दिया। किसने कर दिया? विकसित देशों ने। जिसके कारण आजकल क्या हो रही है? बाढ़ आ रही है। जो बाढ़ आ जाती है कभी तो बहुत भयंकर आती है बाढ़, जिससे हमारे क्या हो जाता है? बहुत सारा नुकसान। उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम करो, विकसित देश करो। कि तुम्हारे कारण क्या आ रही है इतनी जोर से? तो क्या कभी कभी आ जाती है बाढ़, आ जाती है कभी कभी। और क्या होता है? समुद्रों का क्या हो रहा है? जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे जो द्वीपीय देश हैं वो डूब रहे हैं। उनको क्या हो रहा है? नुकसान। उनकी भरपाई कौन करेगा? विकसित देश करें। तो उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों ने कहा कि तुमने जो जलवायु परिवर्तन किया है उसके कारण क्या हो रहा है? लॉस। क्या हो रहा है? हानि। अरे इस हानि का जो मुआवजा कौन देंगे? तुम दोगे। तो उन्होंने बोले लॉस एंड डैमेज का क्या उठाया? मुद्दा। जो हमें डैमेज हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, उसका क्या करो? भरपाई करो। ये मुद्दा किसने उठाया? विकासशील देशों ने। किसके समक्ष? विकसित देशों के समक्ष। इस सम्मेलन में AOSIS एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट कौन से है? जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, जो मतलब कहाँ पे बसे हुए? छोटे संगठन, हाँ, छोटे आइलैंड का संगठन था। हाँ, जो ये क्या है? द्वारा जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान के बदलते विकसित देशों में वित्तीय मुआवजे की मांग की तथा लॉस एंड डैमेज को जलवायु परिवर्तन वरीयता के लिए 5वें स्तंभ के रूप के अंदर शामिल करने की मांग रखी, परंतु विकसित देशों ने इसे देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस सम्मेलन में क्या किया गया? ये छोटे देश जो आइलैंड, छोटे छोटे देश क्या है? जो आइलैंडों से गिरे, जो क्या है? आइलैंडों के अंदर क्या हुए? देश हैं, जो छोटे छोटे देश है ना, उन्होंने सब में क्या बना रखा है? एक अपना संगठन बना रखा है। उसका नाम क्या है? AOSIS एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट। इन्होंने बोल रहा है कि तुम्हारे जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमें जो क्या होता है? नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? विकसित देश करें। लेकिन विकसित देशों ने इस बात को क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हम तो इसकी भरपाई नहीं करेंगे। इस सम्मेलन के अंत में लॉस एंड डैमेज के मुद्दे को वारसा व्यवस्था स्थापित की। मतलब इसके अंदर फिर क्या बोल रहे हैं कि इसको 5वें स्तंभ के रूप में शामिल करने की मांग की गई। वो कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर 4 स्तंभ दिए? बाली ना डेनमार्क। बाली था शायद, है ना? बाली एक्शन प्लान में बाली था। बाली के अंदर क्या दे रहे थे? 4 प्लान। क्या थे? 4 स्तंभ थे। अब बाली वालों को ऐसे कि जो 4 स्तंभ थे ना, एक ही स्तंभ के अंदर, उस 4 के अंदर एक स्तंभ और बढ़ाओ। और वो स्तंभ क्या बढ़ाओ? लॉस एंड डैमेज। कि जिनको नुकसान होता है उनको क्या मिलेगा? अब जो भी समझौता हो, जो नुकसान होता है उनको भी क्या मिले? मुआवजा मिले। उनको भी क्या मिले? लाभ मिले। ये किसने डिसाइड किया? इसके अंदर विकासशील देशों ने क्या उठाया? ये मुद्दा। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? विकसित देशों ने मना कर दिया कि ना, ऐसा तुम कहोगे वही होगा क्या? नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? इस सम्मेलन में एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान के बदलते विकसित देशों को मुआवजे की मांग की। लॉस एंड डैमेज को जलवायु परिवर्तन की विरुद्ध 5वें स्तंभ में शामिल करने के क्या किया? मांग की। अरे विकसित देशों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या बोला? विकासशील देशों ने जो एसोसिएशन बना रखा है, उन्होंने क्या बोला कि हमें जो नुकसान होता है जलवायु परिवर्तन के कारण, उसमें क्या कर दो? लॉस एंड डैमेज को उनकी भरपाई करो। और जो 4 स्तंभ बना रखे हैं तुमने, बाली एक्शन प्लान के अंदर कितने स्तंभ बनाए? 4। इसके अंदर एक स्तंभ और बढ़ाओ और उसके अंदर जो उसको क्या करो? लॉस एंड डैमेज, जिनसे जो नुकसान होगा बाद में अगर कोई भी समझौता बनेगा, अब इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो बाद के अंदर इसको भी क्या, इसके ऊपर भी चर्चा होगी, तो इसके लिए भी कोई बातें डिसाइड करेंगे। तो इसको 5वें स्तंभ के रूप में क्या करो? ऐड करो। किसको? लॉस एंड डैमेज को। और दूसरा क्या है? एक तो वित्त है और एक समन है, एक अनुकूलन है, एक तकनीकी स्थानांतरण। ऐसे क्या करो? 5 करो। पहले कितने थे बाली एक्शन प्लान में?
4, अब कितने करो 5। ये डिमांड किसने रखी? एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट ने, इस संगठन ने जो बात रखी, SOIS इसने जो बात रखी। इस सम्मेलन के अंत में लॉस एंड डैमेज के मुद्दे पर वार्सा व्यवस्था स्थापित की गई। अब इतने क्या चले, इतने मुद्दे उठे तो बाद के अंदर ये पूरी बात तो इन्होंने किन्ने मांगी नहीं, किसने? विकसित देशों ने, कि हम नहीं मानेंगे, क्या तुम तो कुछ भी कभी कह ला रहे हो, सारी भरपाई हम ही करें क्या? अब जलवायु परिवर्तन के अंदर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, उसमें क्या बोल रहे हो कि हमें तो क्या मिलो? अब विकास जो क्या है द्वीपीय देश है वो क्या बोल रहे हैं कि हमें जो नुकसान होता है जलवायु परिवर्तन के कारण उसका क्या करो, मुआवजा दो, हमें लाभ दो। और फिर बाद के अंदर एक संगठन बना के डिमांड रख दी कि जो लॉस एंड डैमेज वाला है ना उसको 5वें स्तंभ के रूप में क्या करो। विकसित देशों ने क्या बोला कि नहीं करेंगे, क्या नहीं करें। लेकिन बाद के अंदर जो चर्चा चलती रही, लेकिन पूरी तो 5वें स्तंभ के अंदर तो कि ये तो हम मानेंगे नहीं कि 5वें स्तंभ के अंदर क्या कर दे शामिल। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई बात कर सकते हैं जिसको क्या की गई, वार्सा व्यवस्था स्थापित की। वार्सा व्यवस्था के तहत विकसित देश विकासशील देशों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। पैसे तो नहीं देंगे हम, क्या नहीं देंगे, लेकिन आपको तकनीकी टेक्नोलॉजी की क्या दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी। पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व चेतावनी की तुम्हारे, अब तुम वहाँ पे रहते हो कहाँ पे, चारों ओर समुद्र से घिरे हो, वहाँ पे अगर कोई सुनामी बाढ़ आती है तो हम आपको ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे कि अगर सुनामी आने वाली है तो आपको क्या पता चल जाएगा। पूर्व चेतावनी क्या दे देगी आपको, ऐसा तंत्र दे देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा अब क्या आने वाली, सुनामी आने। तो अपने हिसाब से चीज़ें देख लेना, डैमेज मत होने देना। क्या है, पता चल जाए तो अपने क्या करना है, अलग अलग कर लेना सारी चीज़ों को, जिस हिसाब से व्यवस्था बिठा लेना। पैसे तो हम नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत क्या दे सकते हैं, सहायता, जिसे क्या बोला गया, वार्सा व्यवस्था, जिसके अंदर पहले क्या देंगे, टेक्नोलॉजी, थोड़ी बहुत क्या कर देंगे, टेक्नोलॉजी की क्या कर देंगे, हेल्प कर देंगे। पूर्व चेतावनी प्रणाली दे देंगे। आपातकालीन हेल्प या मदद देंगे। अगर तुम ऐसा हो गया सुनामी के अंदर फंस गए तो हम आपातकालीन से पूरे देश के आपकी क्या कर देंगे, सहायता कर देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे। जोखिम का बीमा, हम आपके हमारे ऊपर ये पॉलिसी चलती है, आप यह कर लो, इनके अंदर बीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लो कि सुनामी के अंदर डैमेज हो गया तो उसके जो कंपनी है वो इतने लाख रुपए देगी या कुछ भी देगी, ऐसा बीमा बना देंगे। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ऐसी तो क्या कर सकते हैं हम, व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम कोई पैसा नहीं देंगे। नुकसान तुम्हें हो रहा है लेकिन भरपाई हम करें, ऐसा क्यों करें। तो वही क्या बोल रहे हैं कि हमें तो 5वें फिल्म के रूप में लॉस एंड डैमेज को क्या करो, रखो और हमें क्या दो, पैसे दो। लेकिन विकसित देशों ने क्या कर दिया, मना कर दिया, हम क्या नहीं देंगे, पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हम आपकी बातें मतलब थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं, जिससे क्या बोला गया, वार्सा व्यवस्था। उसके अंदर थोड़ी बहुत तकनीकी क्या दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। दूसरा, पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू कर सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा बना सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में आपकी क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। अब यहाँ तक कर लो, वैसे तो आगे वाला थोड़ा सही है लेकिन बीमा